हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। वेलकम टू अनदर सेशन जहाँ पे आज हम पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 3 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. So जो नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज़ रिगार्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसके वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर तरीके का स्ट्रक्चर होगा तो क्या होगा, एक ही फ़ायदा होगा कि सारे जो टास्क होंगे वो जो है प्रॉपर तरीके से अचीव होंगे। जो भी टास्क हमें दिया है वो टास्क कंप्लीट टाइमली होगा और जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो गोल जो है वो भी टाइमली अचीव होगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें, डिफरेंट तरीके के कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं। इसके अलावा जैसे रॉबिन्स है, बहुत सारे ऑथर्स थे, उनमें से एक ऑथर था रॉबिन्स, जिनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टिपुलेट्स हाउ टास्क आर टू बी एलोकेटेड, हु रिपोर्ट्स टू whom एंड द फॉर्मल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म एंड इंटरेक्शन पैटर्न्स दैट विल बी फॉलोड। यानी कि सिंपल इनके हिसाब से ये है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हमको पता लगता है कि कौन सा टास्क, जो टास्क है वो टास्क आपको कौन सा किसको देना है और सबके बीच में किस तरीके से प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होगा, किस तरीके से इंटरैक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंपोनेंट्स की तो 4 डिफरेंट तरीके के डिसीजंस हमको लेने होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें उसमें आपको डिफरेंट तरीके के डिसीजंस लेने होते हैं और ये डिसीजंस मेनली इन 4 चीज़ों से, इन 4 एरिया से रिलेटेड होता है। पहला, द फर्स्ट वन इज़ रिलेटेड टू टास्क, यानी कि हम क्या करते हैं, अब हमारा जितना भी टास्क है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉलर जॉब्स, ठीक है, और उन जॉब्स को हम क्या करते हैं, फर्दर एलोकेट करते हैं टू अवर सबऑर्डिनेट्स। The second decision that we have to make is regarding authority, यानी कि distribution of authority among the jobs। हमने जो भी जॉब को डिवाइड किया है उस जॉब में हम कितना अथॉरिटी देंगे लोगों के कि भाई आपको ये जॉब करना है, बट आपको इसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी रहेगी, आपका अथॉरिटी भी इतना रहेगा। तो यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अथॉरिटी अमंग द जॉब्स। तो ये वाला डिसीजन भी हमको लेना पड़ेगा व्हेन वी आर मेकिंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जो थर्ड डिसीजन जो आपको लेना होगा दैट विल बी रिगार्डिंग बेसिस, यानी कि बेसिस बाय विच द इंडिविजुअल जॉब्स आर टू बी ग्रुप टुगेदर। हम जो है इंडिविजुअल जॉब्स को किस हिसाब से ग्रुप टुगेदर करेंगे, किस हिसाब से हम उसको एलोकेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे कि भाई ये जॉब जो है वो ये वाले लोग करेंगे, ये जॉब जो है ये वाले लोग करेंगे। तो हम किस हिसाब से हम ग्रुप करेंगे इंडिविजुअल जॉब्स को, दैट इज़ अनदर डिसीजन दैट वी हैव टू मेक। एंड फाइनली जो डिसीजन हमको लेना होता है दैट इज़ रिगार्डिंग साइज ऑफ द ग्रुप, यानी कि कितने सारे सबऑर्डिनेट्स के ऊपर एक मैनेजर होगा, ठीक है, एक मैनेजर के अंडर जो है कितने सबऑर्डिनेट्स होंगे। एक मैनेजर जो है पूरे के पूरे टीम को, 10 लोगों की टीम को हैंडल कर रहा है या 20 लोगों की टीम को हैंडल कर रहा है। तो ये जो होता है अप्रोप्रिएट साइज ऑफ ग्रुप जो होता है, जिसको रिपोर्ट करना होता है, सबऑर्डिनेट्स को रिपोर्ट करना होता है अपने सुपीरियर्स को, तो ये भी इसके रिगार्डिंग भी हमें जो है डिसीजन लेना होगा। तो जब भी कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात आएगी, स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में बनाना है आपको तो आपको कई तरीके के डिसीजन लेने पड़ेंगे एंड मेनली ये 4 एरियाज़ में ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा रिगार्डिंग द टास्क कि भाई आपको काम क्या करवाना है लोगों से। सेकेंड डिसीजन होगा रिगार्डिंग द अथॉरिटी, थर्ड विल बी रिगार्डिंग द बेस एंड द फोर्थ decision will be regarding size of group. So organization structure के अंदर the first important thing that you need to have is division of labor, यानी कि हमारा जो लेबर है उसका प्रॉपर तरीके से डिवीजन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एडम स्मिथ जो है उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर को बहुत ही ज़्यादा उन्होंने उस पर बहुत ही ज़्यादा प्रचार किया है। यहाँ पे हेनरी फोर्ड जो है, हेनरी फोर्ड ने इन
20th सेंचुरी इन्होंने क्या किया, ही यूज्ड असेंबली लाइन ऑपरेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स। हेनरी फोर्ड जो है जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं ऑटोमोबाइल्स, इन्होंने क्या किया, ये जो है असेंबली लाइन का यूज़ करते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, इन्होंने टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में ऑलरेडी ब्रेकअप कर दिया है, ऑलरेडी जॉब्स में ब्रेकअप कर दिया है। और ये क्या करते हैं, कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो कि रिपीटिटिव होते हैं, ठीक है, वो उन टास्क को अपने एम्प्लॉयज़ को यानी कि अपने वर्कर्स को वो काम करवाते हैं। तो काफ़ी टाइम तक वही काम कर करके ये जो वर्कर है वो क्या हो जाएगा, वो स्पेशलाइज हो जाएगा ये पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल अगर काफ़ी टाइम तक एक ही काम करता रहेगा तो क्या होगा, उसको उस चीज़ में स्पेशलाइजेशन आ जाएगी इन परफॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। कोई भी एक एक्टिविटी को अगर आप भी बार बार करते रहो तो आपको जो है समझ आ जाएगा कि उस टास्क को आपको स्पीड तरीके से, बहुत ही एफिशिएंट तरीके से कैसे करना है। तो इसी को हम स्पेशलाइजेशन कहते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर हेनरी फोर्ड ने जिस हिसाब से किया, उन्होंने कुछ इस तरीके से किया। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यहाँ पे वर्क स्पेशलाइजेशन जो है इसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब एक ही वर्कर को एक काम में लगा देते हैं, काफ़ी टाइम तक लगा देते हैं ताकि उसको उस एरिया में उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में उसको स्पेशलाइजेशन आ जाए। तो वर्क स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर से आपको क्या समझ आया, डिवीजन ऑफ लेबर करते ही क्या मिलेगा हमको, हमें वर्क स्पेशलाइजेशन मिलेगा, ठीक है। तो वर्क स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा क्या है, यहाँ पे अब डिवीजन ऑफ लेबर की हम बात कर रहे हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर से वर्क स्पेशलाइजेशन होता है। तो इसके फ़ायदे क्या क्या है, पहला और मेन इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ऑब्वियसली अगर एक वर्कर जो है एक काम को ही बार बार महीनों तक करता रहेगा तो क्या होगा, वो उसमें स्पेशलाइजेशन कर लेगा और उसको वो जो है एक ही काम को जो है वो स्पीड में कर पाएगा, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर पाएगा। तो यहाँ पे उसकी जो काम करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। एक ही टास्क को बार बार करने से स्पेशलाइजेशन उसको आ जाता है, उसकी एफिशिएंसी जो है उस जॉब को करने की वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और हमारा एम्प्लॉई जो होता है वो स्किल्ड एम्प्लॉई बन जाता है। सेकंड है कि वो काम जो है एक ही तरह का काम, क्योंकि वो बार बार रिपीट कर रहा है, वो काम को करने में उसको परफेक्शन आ जाता है। थर्ड वन इज प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली अगर एफिशिएंसी होगा, परफेक्शन के साथ काम होगा तो क्या होगा, ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, पूरे के पूरे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इससे फ़ायदा होगा। नेक्स्ट इज कि ट्रेन, यानी कि एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा आपको ट्रेन करना भी नहीं पड़ेगा। एक काम सिखा दो, बस एक बार वन टाइम आपको एक बार एक काम को सिखाना है, एक सीट का काम उसको सिखाना है और वही काम उसको रिपीट करते जाना है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो आपको मिनिमम ही लगेगा, जस्ट वन टाइम आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा उसको और आप इजीली उसको ट्रेन कर पाओगे। अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम लगता है क्योंकि ट्रेनिंग का कॉस्ट ही कम हो गया। भाई एक बार सिखाना, ऐसा तो नहीं है कि बार बार हर महीने उसको नई नई सीटों पे आप बिठा रहे हो, नया नया काम उसको सिखाना है, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही काम उसको सिखाना है, एक ही काम उसको बिठा के कराना है ताकि उसको इसमें स्पेशलाइजेशन हो जाए। तो यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। एंड फाइनली इट इज़ ईजियर टू मैच वर्कर्स विद द स्पेसिफिक जॉब स्किल्स, यानी कि वर्करों को जो है, फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर में किसी की स्पीड ज़्यादा तेज़ है, स्पीड किसी का हाथ चलता है कीबोर्ड पे, तो हम ऐसे वर्कर को डाटा एंट्री का जॉब लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इजी तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर हम इजी तरीके से मैच कर सकते हैं वर्करों को एक स्पेसिफिक जॉब स्किल से। यानी कि अगर एक एम्प्लॉय एक काम को बहुत ही अच्छे तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कर रहा है तो हम उसको वही जॉब एलोकेट कर देंगे। तो इस हिसाब से जो है आप लोगों के स्किल्स के हिसाब से, लोग जो है किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़, आप उनको क्या सीट दे रहे हो और वो कैसा परफॉर्मेंस आपको दे रहे हैं, उस हिसाब से जो है आप जो है ईजिली मैच कर पाओगे कि कौन से वर्कर को कौन सा स्पेसिफिक जॉब स्किल है ऐसा जिससे कि हम जो है उसको वो एक्टिविटी प्रोवाइड करें। तो ये सारे हैं एक तरीके से ऑल द बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर से सीधा सीधा क्या मिलता है, हमें वर्क स्पेशलाइजेशन मिलता है। द नेक्स्ट कंपोनेंट इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी।
So delegation is the process that a manager follows in dividing the work that is assigned to him. यानी कि डेलीगेशन यहाँ पे हो रहा है अथॉरिटी का। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप जो है हमारा जो मैनेजर है, मैनेजर डिवाइड करता है पूरे वर्क को और वो किसी ना किसी सबऑर्डिनेट को देता है। बट इस वर्क के साथ साथ, इस पोजीशन के साथ साथ डिफरेंट तरीके के अथॉरिटी भी उसको मिलता है, डिफरेंट तरीके के पावर जो होता है वो भी ऑथराइज करता है हमारा मैनेजर टू हिज सबऑर्डिनेट। और ये इसलिए देता है ताकि इंडिपेंडेंटली हमारा जो सबऑर्डिनेट है उस टास्क को परफॉर्म कर पाए जिस टास्क को हमने उसको दिया है। ठीक है, जो वर्क हमने उसको असाइन किया है वो प्रॉपर तरीके से कर पाए, इसलिए हम उसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी उसको साथ साथ देते हैं। तो अगर डेलीगेशन की बात करें, डेलीगेशन में मेनली हम क्या करते हैं, वर्क जो होता है, वर्क को किसी ना किसी एम्प्लॉय को ट्रस्ट करते हैं कि भाई हम जो है ट्रस्ट कर रहे हैं कि तुम जो है ये काम को अच्छे से परफॉर्म करोगे, हमने आपको जो है ये काम असाइन कर दिया। इस काम के साथ साथ वी विल ग्रांट देम पावर, राइट और अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज टू परफॉर्म दैट वर्क। यानी कि इस काम को करने के लिए आपको जितना भी पावर चाहिए, जितनी भी अथॉरिटी चाहिए, वो सारा अथॉरिटी हम जो है आपको देंगे। एंड द थर्ड वन इज ऑब्लिगेशन, क्रिएशन ऑफ एन ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन एक्सेप्टिंग द डेलीगेशन। यानी कि एम्प्लॉय को जो है किसी ना किसी तरीके का ऑब्लिगेशन भी क्रिएट होना ज़रूरी है ताकि वो उस टास्क को परफॉर्म करे। हमने उसको काम दे दिया, हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, हमने उसको अथॉरिटी दे दी कि भाई तुम जो है फुल्ली ऑथराइज्ड हो, कोई तुम्हें रोकेगा नहीं, कोई तुम्हें टोकेगा नहीं। फुल उसको अथॉरिटी आपने जब दे दिया है तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके का ऑब्लिगेशन भी क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा जो एम्प्लॉय है प्रॉपर तरीके से काम करे। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेजर को कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म करने को देता है और मैनेजर क्या करता है, उसी टास्क को ब्रेक डाउन करके डिवाइड करके अपने सबऑर्डिनेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेलीगेशन से क्या होता है, डेलीगेशन से जो भी बर्डन हमने मैनेजर को दिया है वो सारा बर्डन जो है वो सारा काम जो है वो अपने सबऑर्डिनेट से कराता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट को वो अथॉरिटी देता है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है और उनसे वो सारा काम वो कराता है। तो अब डेलीगेट करने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट बेनिफिट यही है कि डेलीगेशन से इट लीड्स टू प्रोफेशनलिज्म। एक प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म जो है वो आता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज मैनेजरियल डिसीजंस में इन्वॉल्व क्रिएटिवनेस एंड इनोवेटिवनेस, क्योंकि आप यहाँ पे अथॉरिटी भी दे रहे हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट इनोवेटिव तरीके जो है हमारा एम्प्लॉय ढूंढ लाएगा। तो इससे क्या होता है, आपको कलेक्टिवली क्रिएटिवनेस और इनोवेटिवनेस जो है ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज़ अ कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट, यानी कि एक जो है कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप ही जो है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ क्विक डिसीजन। हमारा जो मैनेजर्स है ही में टेक क्विक डिसीजन, यानी कि उसने ऑलरेडी अपना काम जो है सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट करके रखा हुआ है, तो बाकी जो इम्पोर्टेंट काम के डिसीजंस वगैरह उसको लेने होते हैं वो जल्दी जल्दी वो सारे डिसीजन ले लेता है, क्योंकि he is now free, he does have the time to take proper decisions। तो ये सारे हैं थोड़े से बेनिफिट्स जो कि है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को जब आप डेलीगेट करोगे तो ये सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको देखने को मिलेगा। कंपोनेंट इज डिपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि हमने जो है डिवीजन ऑफ लेबर से अपने जो जॉब को जो है, जो मेन इतना सारा जॉब था उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसको हमने पूरे टास्क को स्मॉलर जॉब्स में क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। तो ये सारे जो जॉब्स हैं, डिफरेंट तरीके के जॉब्स हैं, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन आप किस तरीके से करोगे, आप क्या करोगे, इन सब का एक डिपार्टमेंट बना दोगे, डिफरेंट तरीके के आप डिपार्टमेंट्स बना दोगे बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी जॉब्स है, उसको कुछ ना कुछ कॉमन उसके कारण, कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर के कारण हम उनको क्या कर देंगे, हम उनको ग्रुपिंग कर देंगे।
सो स्मॉलर एक्टिविटीज़ के हम क्या करेंगे, डिफरेंट तरीके के डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे। जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उसको आप क्या करोगे, उसको आप ग्रुप कर दोगे और उसके वेरियस डिफरेंट तरीके के डिपार्टमेंट्स जो है वो आप बना दोगे। जैसे एचआर डिपार्टमेंट जो है वो सेपरेट आपका रहेगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो आपका सेपरेट रहेगा। तो इस हिसाब से जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहेंगे। इसका फ़ायदा अगेन ये है कि एक तो एक डिपार्टमेंट में जो जितने भी लोग होंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे स्पेशलाइज्ड होंगे, ठीक है। अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करो, फाइनेंस डिपार्टमेंट में सारे ऐसे ही लोग होंगे जिन्होंने बीकॉम किया है, जिन्होंने एमकॉम किया है, ठीक है। एकदम फाइनेंस से रिलेटेड जो है आपको जो स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मिलेगा वो हर बंदे में आपको मिलेगा। सिमिलरली अगर एचआर की अगर हम बात करें, वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे आपको बीकॉम वाले नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने एचआर किया हुआ है, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है एचआर में, ठीक है। तो इस तरीके से जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप क्या कर दोगे, आप सारे एक्टिविटीज़ को, सारे अपने जॉब्स को जो है वो उसका आप डिफरेंट तरीके का डिपार्टमेंट बनाओगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम जो डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन में सबसे पहला बेनिफिट यही है कि स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन से हम जो है स्पेशलाइजेशन के सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। हम अपने एक्टिविटीज़ को ग्रुप कर सकते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस में, जिनमें कि स्पेसिफिक टाइप के स्किल सेट हमें चाहिए, ठीक है। स्किल सेट हमें स्पेसिफिक टाइप के चाहिए और उस हिसाब से हम लोगों को भी वहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है स्पेशलाइजेशन का सबसे पहला हमें फ़ायदा मिलता है। सेकंड जो फ़ायदा है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इस चीज़ को, ये जो हमने लोगों को लगाया है स्पेसिफिक स्किल सेट वाले लोगों को, अब उनको जो है उस पूरे के पूरे एक्टिविटी को आपको मॉनिटर करना यहाँ पे आसान होगा। तो अगर हम एक मैनेजर के व्यू पॉइंट से देखें, डिपार्टमेंटलाइजेशन से हम प्रॉपर तरीके से, जो मैनेजर है वो प्रॉपर तरीके से हर काम को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो है डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स बने होते हैं। यहाँ पे हम आप एक स्टैंडर्ड लगा देंगे कि आपको इतना पीस ऑफ वर्क एक दिन में करना है, ठीक है, या फिर इतना आवर्स आपको देना है इस काम में। तो उसको जो है मॉनिटर करना, जो है एम्प्लॉय ने इतना काम किया कि नहीं, एम्प्लॉय का आउटपुट कंसिस्टेंटली इतना आ रहा है कि नहीं, दैट विच इज़ एज पर आवर स्टैंडर्ड। तो उस हिसाब से ऐसे स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाओगे तो क्या होगा, आपके मैनेजर को जो है इस पूरे के पूरी चीज़ को मॉनिटर करना आसान होगा। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इज अनदर बेनिफिट दैट वी गेट फ्रॉम डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट बेनिफिट इज ऑफ फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ढंग से, बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पे जो है फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी जो है वो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने टास्क को जो है स्पेसिफिकली बता रखा है कि इस टास्क को इतने लोग करेंगे। हाँ, तो उन लोगों का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी आसान हो जाता है और उन लोगों पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने अथॉरिटी तो यहाँ पे दे ही रखी है, यहाँ पे जो है इस केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आपको काम पता है कि परफॉर्मेंस ये देना है, आपको स्टैंडर्ड्स ये सेट हैं और आपका आउटपुट इस हिसाब से है। तो यहाँ पे अगेन फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी आसान रहता है। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम और ऑटोनॉमी। जो डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं थ्रू दिस डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये एक तरीके के सेमी ऑटोनॉमस यूनिट होते हैं, यानी कि आप जो है इनको ऑलरेडी पावर दे देते हो कि भाई आपको हमने इतना पावर दे रखा है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है। जो आपके जो सबॉर्डिनेट्स जो काम कर रहे हैं उनको भी पता है कि भाई मुझे जो है इस हिसाब से परफॉर्म करना है। तो वो लोग क्या है, उनको पता भी है कि क्या करना है, स्पेशलाइजेशन हो ही गई है, वो काफ़ी टाइम से वही काम रिपीट किए जा रहे हैं, वो भी डेली क्या करते हैं, वही सुबह चुपचाप आके अपना काम में लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक तरीके से सेमी ऑटोनॉमस तरीके से जो है एक ऑटोनॉमी आ जाती है, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से सब कुछ जो है चुपचाप आसानी से चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फ्रीडम जो है काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। जो अथॉरिटी, क्योंकि ऑलरेडी सबऑर्डिनेट्स को आपने दे रखा है, तो वो भी जो है एकदम अपने बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो इससे ओवरऑल क्या हमें फ़ायदा मिलता है, ओवरऑल हमारा जो डिपार्टमेंट जो है उसका एफिशिएंसी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स।
Departmentalization help in the development of managerial personnel by providing them opportunities to take independent decisions and initiative. यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दे रखा है, आपने डेलीगेट कर रखा है काम को, उन लोगों को सफिशिएंट क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे रखी है, तो वो लोग भी जो है इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं. ठीक है, वो लोग भी अपने वर्क को देखते हैं और रियल टाइम बेसिस पे जो है इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं. तो इससे क्या होता है, उन लोगों का, जिन लोगों को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपने सबऑर्डिनेट्स वगैरह को, उनका स्किल सेट भी डेवलप होता है. वो भी जो है उनका भी बहुत अच्छी तरीके से पर्सनैलिटी जो है वो भी डेवलपमेंट होता है. और उसके कारण वो क्या करते हैं, वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, कॉन्फिडेंटली अपना काम कर देते हैं और फर्दर प्रमोशन में भी वो जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि वो हायर जॉब्स के लिए हायर जो है मैनेजर वो बन सके, कल को सीनियर मैनेजर्स बन सके. तो इस तरीके से आप देखोगे कि डेवलपमेंट भी धीरे धीरे मैनेजरों का होता चला जाता है. नेक्स्ट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल. स्पैन ऑफ कंट्रोल, इस वर्ड का मतलब, इसका मतलब ये है कि एक मैनेजर जो है कितने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है एक टाइम में. ठीक है, एक टाइम में एफिशिएंटली वो कितने सबऑर्डिनेट्स को, कितने इंडिविजुअल को एफिशिएंटली सुपरवाइज कर सकता है, ये है स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब. तो यहाँ पे जो है अगर ये सबऑर्डिनेट्स का नंबर जो है लिमिटेड रहेगा, यानी कि कम रहेगा, तो मैनेजर जो है ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से मैनेज कर पाएगा. ये तो ऑब्वियस सी बात है. अगर एक मैनेजर के अंडर जो है 50 लोग होंगे तो उसको तो पता भी नहीं होगा आधे लोग बैठे कहाँ हैं, आधे कहाँ बैठे हैं, आधों का काम उसने क्या दिया, मतलब थोड़ा ना डिफ़िकल्ट, थोड़ा हौच पौच हो जाएगा उनको मैनेज करना. बट इसके अलावा अगर हमारे मैनेजर के अंडर 15 लोग हैं तो उनको जो है मैनेज करना, उनको सुपरवाइज करना, उनसे काम करवाना, उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना, ये सब जो है काफ़ी आसान हो जाता है एक मैनेजर के लिए. तो मैक्सिमाइज करने के लिए, हमारा जो कंट्रोल जो है बहुत इफेक्टिव होने के लिए, सुपरविजन इफेक्टिव होने के लिए, पूरा का पूरा कंट्रोल होने के लिए बेटर ये रहता है कि जितने भी लोग जो मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं उनका नंबर जो है वो लिमिटेड रहे. ठीक है, तो लिमिटेड नंबर रहेगा तो हमारा मैनेजर जो है सब कुछ अच्छे तरह से कंट्रोल कर पाएगा. ठीक है, सो स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब यही है कि द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अ मैनेजर कैन सुपरवाइज. एक टाइम पे हमारा मैनेजर जो है कितने लोगों को सुपरवाइज कर सकता है, कितने लोगों से प्रॉपर तरीके से काम करवा सकता है, ये ही है स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब. हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं कि किस फैक्टर के बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि एक मैनेजर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए, यानी कि एक मैनेजर कितने लोगों को सुपरवाइज करना चाहिए. इसको डिसाइड करने के कुछ फैक्टर्स होते हैं. वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं. द फर्स्ट फैक्टर इज़ योर नेचर ऑफ वर्क, यानी कि अगर आपका जो वर्क है, जो काम है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो काम सिंपल काम है, रिपीटेटिव काम है, तो ऐसे केस में जो है मैनेजर जो है ज़्यादा लोगों को हैंडल कर सकता है, यानी कि वो ज़्यादा लोगों को जो है सुपरवाइज कर सकता है. बट अगर आपका वर्क इस तरीके का है जहाँ पे क्लोज सुपरविजन की ज़रूरत है, यानी कि मैनेजर को एकदम एम्प्लॉय के सर पे खड़े होकर काम करवाना है, तो इस केस में जो है लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को ही हमारा मैनेजर सुपरवाइज कर पाएगा. ठीक है, सो द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ वर्क. आपका काम सिंपल है या फिर आपका काम थोड़ा सा मुश्किल टाइप का है, यानी कि क्लोज सुपरविजन रिक्वायर्ड है कि नहीं, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका मैनेजर जो है कितने लोगों को सुपरवाइज करेगा. द सेकेंड थिंग इज एबिलिटी ऑफ द मैनेजर. अब हम मैनेजर की कैपेबिलिटी भी देखते हैं भाई, कि क्या हमारा मैनेजर इतना केपेबल है कि वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सुपरवाइज कर पाएगा. कुछ लोग जो होते हैं, कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि ऑलरेडी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन स्किल्स उनमें होता है. तो ऐसे जो है वो ना इंडिविजुअल पे आपका डिपेंड करेगा. कुछ मैनेजर्स जो है वो वर्क में अच्छे होते हैं, कुछ मैनेजर जो है वो लीड करने में अच्छे होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि लीडर्स जो होते हैं वो भी डिफरेंट तरीके के होते हैं. तो इसी हिसाब से ये जो चीज़ है कि एक बंदा कितने लोगों को सुपरवाइज करेगा, इट विल डिपेंड ऑन दिस पर्सन, इट विल डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ आवर मैनेजर.
द थर्ड थिंग इज एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर है, जो वर्किंग सिस्टम है, वो कितना एफिशिएंट है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा मैनेजर कितने लोगों को हैंडल करेगा। यानी कि अगर हमारा सिस्टम ही खटा रहा है, बहुत टाइम लग रहा है काम होने में, जो वर्क फ्लो है वो ढंग का नहीं है, रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, डिपार्टमेंट्स भी ढंग से नहीं बने, तो ऐसे केसेस में जो है बहुत मुश्किल होगा भाई काम करना। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना एफिशिएंट है, एफिशिएंट वर्क कल्चर कितना है, वर्क सिस्टम कितना कैसे कैसे है, पर्सनल जिन लोगों को हमने रिक्रूट किया है, जो स्टाफ हैं, जो पर्सनल है, वो कितने एफिशिएंट है, उन सब पे भी डिपेंड करेगा कि आप जो है एक मैनेजर से कितने लोगों को सुपरवाइज कराते हो। नेक्स्ट वन इज स्टाफ असिस्टेंट। अगर स्टाफ असिस्टेंट रहते हैं, यानी कि अगर मैनेजर जो है मैनेजर को डायरेक्ट सुपरवाइज ना करके किसी को वो लगा देगा काम पे उनको सुपरवाइज करने के लिए, यानी कि छोटे छोटे टीम्स के अंदर भी वो छोटे छोटे जो है लोगों को बिठा देगा स्पेशलाइज्ड काम करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, तो इससे क्या होगा कि मैनेजर का जो काम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो और लोगों को सुपरवाइज कर पाएगा। तो इस केस में अगर स्टाफ असिस्टेंट्स आप रखोगे तो हमारा मैनेजर जो है और लार्ज नंबर ऑफ पीपल को सुपरवाइज कर पाएगा। नेक्स्ट इज टाइम अवेलेबल फॉर सुपरविजन। अब भाई देखना है कि हमारे मैनेजर्स के पास टाइम इतना है भी कि वो 10 लोग 50 लोगों को हैंडल कर पाए, 50 लोगों को सुपरवाइज कर पाए। जैसे जैसे लोग जो है टॉप मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं उनको क्रिटिकल डिसीजंस लेने होते हैं ना, ये तो आपको पता ही है। तो क्रिटिकल डिसीजंस लेने के लिए जो है उनको टाइम चाहिए, उनको जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है। तो ऐसे केसेस में ऐसे मैनेजर्स जो कि बहुत ही टॉप पोस्ट पे हैं उनको आप जो है ज़्यादा लोग नहीं दोगे कंट्रोल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए आप उनको ज़्यादा लोग नहीं दोगे। नेक्स्ट वन इज एबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स। अब एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट्स, अब यानी कि जिसको ये सुपरवाइज कर रहा है उनकी एबिलिटी पे उनका क्या स्किल सेट है, यानी कि हमने जिन लोगों को सबॉर्डिनेट से काम करवा रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि वो फ्रेश रिक्रूट ही हैं, क्योंकि अगर वो फ्रेश रिक्रूट ही होंगे तो मैनेजर को जो है ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उन लोगों के साथ, पूरा का पूरा समझाना पड़ेगा कि भाई हमारा काम ऐसे होता है, आपको ये करना है, आपको ये रूल फॉलो करने, वो सारा समझाते समझाते उसका टाइम बहुत ही ज़्यादा स्पेंड होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो सबॉर्डिनेट है वो एकदम नया बंदा है, उसको स्किल थोड़ा कम है, या फिर वो एक्सपर्ट बंदा है, क्योंकि एक्सपर्ट बंदे को आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ता, आप सुबह सुबह उसको गुड मॉर्निंग कह दोगे बस वो अपने सीट पे आके काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसको पता है क्या काम उसको करना है, उसको पता है कि मेरे से जो है ये मेरा जो है ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड ये है और मुझे इतना काम आज करके ही जाना है, उसको ऑलरेडी पता है। तो मैनेजर को उसको ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगेन यहाँ पे आपका जो सबॉर्डिनेट है उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि वो एक्सपर्ट है या फिर वो नोविस है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, इसके अलावा एक दो और फैक्टर्स है उसको भी हम देखेंगे। नेक्स्ट फैक्टर इज डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि एक ऐसा मैनेजर जिसको कि पर्सनली बहुत सारे डिफरेंट तरीके के डिसीजन लेने होते हैं वो ऑब्वियसली कम लोगों को ही अटेंड कर पाएगा, वो कम लोगों को ही सुपरवाइज कर पाएगा, ठीक है। बट इसके अलावा अगर सेंट्रलाइज्ड होगा, अगर सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ही लेता है आपके लिए, तो ऐसे केस में जो मैनेजर्स होते हैं मैनेजर्स को पता है कि हमें यही काम करवाना है और उनको काम करवाने के लिए ही विल प्रोवाइड जस्ट एनकरेजमेंट टू हिज सबऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे जो है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसको डिसीजन कुछ लेना तो है नहीं, बस बैठ के जो है टाइम पास नहीं करना, बस बैठ के काम करवाना है अपने सबऑर्डिनेट्स से। तो इस केस में जो है वो ज़्यादा लोगों को जो है सुपरवाइज कर पाएगा। द नेक्स्ट वन इज टॉल एंड फ्लैट स्ट्रक्चर। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस हिसाब से, आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो टॉल है या फ्लैट है। टॉल स्ट्रक्चर यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत ज़्यादा जो है टॉप से बॉटम तक हिरारिकल स्ट्रक्चर रहता है, डिफरेंट तरीके का, मतलब कि आपका जो मैनेजर है और जो सबॉर्डिनेट है उसके बीच में जो है डिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सुपरवाइज करना जो है वो मुश्किल हो जाता है मैनेजर्स को। बट अगर हम फ्लैट स्ट्रक्चर की बात करें, फ्लैट स्ट्रक्चर में सारे जो लोग हैं वो एक ही स्पेस में रहते हैं, एक ही लाइन में रहते हैं। तो इससे होता क्या है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर में मैनेजर जो है प्रॉपर तरीके से जो है गाइड कर पाता है सबको। तो इस केस में स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है आपका ज़्यादा हो सकता है। तो अगेन ये जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि आपका जो है आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब का है। तो ये सारे थे कुछ फैक्टर्स रिगार्डिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.